हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि जावादी हिल्स को जाकर के आपको सबसे पहले मैप में व्यू करना है और फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का अगर हम डिस्कशन स्टार्ट करें तो सबसे फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यूपी स्टेट को लेकर के है। यूपी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 403 सीट्स हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेज में इलेक्शन होंगे 58 सीट के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर शो कर रखा है कर्नाटका स्टेट को लेकर के। आप सभी को पता है उडुपी में, कर्नाटका का जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है हिजाब को लेकर के कि जो भी आपकी जूनियर कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो यूनिफॉर्म है उसी को आप फॉलो कीजिए। अब इसको लेकर के कर्नाटका हाई कोर्ट में आज डिस्कशन स्टार्ट होगा, इसकी हियरिंग स्टार्ट होगी। अब इसमें क्या रिजल्ट निकल करके आता है और ये जो हियरिंग करेंगे इसमें वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। 3 जज बेंच जो है वो इस इशू को वहाँ पर सुनवाई इसको लेकर के करने वाली है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो रिलेटेड है, यहाँ देखिए। गवर्नमेंट ने राज्यसभा में कुछ डाटा प्रेजेंट किए हैं। उन्होंने ये बोला है कि 2018 से 2020 की ईयर की अगर हम कंपैरिजन करें तो इस कोविड टाइम में 3000 जो हमें डेथ हैं वो सुसाइड की वजह से देखने को मिली है। और सुसाइड में भी मेजर रीजन जो रहा वो अनएम्प्लॉयमेंट रहा। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये सुसाइड जो है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो अभी हमने ये देखा कि एक पार्लियामेंट्री पैनल ने क्वेश्चन किया है सीनियर ऑफिशियल से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की से कि आपने जो मलयालम न्यूज़ चैनल है उसको सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर जो आपने उसको बैन किया कुछ टाइम के लिए, उसको लेकर के वहाँ पर क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है आप सभी को पता है पार्लियामेंट का इस टाइम सेशन चल रहा है और बहुत सारा यहाँ पर डिस्कशन होता है। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, बजट को लेकर के डिस्कशन चल रहा था तो जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने ये बोला है कि ये जो बजट है उसमें ध्यान नहीं रखा गया है पुअर सोसाइटी का, जो पुअर पार्ट है, पुअर जो हमारी कैटेगरी है या पुअर फैमिलीज़ हैं उनके लिए ध्यान नहीं रखा गया है। एलपीजी को लेकर के जो आप सब्सिडी दे रहे थे उसमें आपने कट कर दिया। आंगनवाड़ीज़ को जो आप एक तरीके से जितना आप दे रहे थे, जितना पेमेंट उनको दे रहे थे वो रेगुलर आपने लिखा है। मनरेगा में अगर हम देखें तो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बेसिस पर आपने कुछ भी अपग्रेड करने की कोशिश नहीं की है बल्कि डिक्रीज़ ही किया है 25%। इसके अगर हम देखें तो अगर आपने जो भी जैसे कि फार्म लॉज को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर्स, तो उनमें जिन फार्मर्स की डेथ हुई उनको आप कैसे एड एंड असिस्टेंस देंगे उनकी फैमिली को, इसको लेकर के भी जो हमारा बजट है उसमें कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है। आपने ये बोला है कि 25 ईयर्स के बाद में हम 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को गेन कर लेंगे। 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को हमें किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, इसके लिए आपने बोला है कि ये 25 ईयर्स जो है वो हमारे लिए अमृत काल है और इन्हीं अमृत काल के टाइम में हमें आपको बहुत अच्छे से अपनी कंट्री को डेवलप करना है। और जब कंट्री को डेवलप करेंगे तभी जा कर के 100 ईयर के टाइम में, अपनी इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया एक इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में खड़ा रहेगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपने बजट में कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जो हैं वो 6 डे की विजिट पर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, यहाँ पर वो विजिट करेंगे जिसमें वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। देखो, he visit to the 2 countries till February 15 will be his first as external affairs minister। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के रूप में वो पहली बार इन कंट्रीज़ की विजिट पर जा रहे हैं। यहाँ पर जो अब अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में डिस्कशन होगा, वहाँ पर क्वेड ग्रुप की मीटिंग होने वाली है, मिनिस्टर्स की वहाँ पर मीटिंग हो रही है। क्वेड ग्रुप में हम बहुत सारे इश्यूज़ जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्लाइमेट चेंज, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इसके अलावा अगर हम देखें तो ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन, इन सभी के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा सकता है।
इसके अलावा फिलीपींस वाले टूर को अगर हम देखें तो लास्ट मंथ ही $375 मिलियन का हमारे साथ में एक एग्रीमेंट उनका साइन हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो इंडिया और रशिया का एक जॉइंट वेंचर है। अब इसको लेकर के फिलीपींस ने ये साइन किए कि हमें ब्रह्मोस मिसाइल चाहिए, क्योंकि वो साउथ चाइना सी में अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं और इसी के लेकर के यहाँ पर ये डिस्कशन होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है आसियान कंट्रीज़ की तरफ भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ होगा। क्वेड ग्रुप में इंडिया अपने आप को एक तरीके से मजबूत कंट्री के रूप में रखने की कोशिश कर रहा है और चाइना काउंटेंस जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़, एक सेकेंड, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है, यहाँ देखिए पेज नंबर 12 पर, एडिटोरियल पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो तमिलनाडु स्टेट को लेकर के है। नीट बिल जो पास किया गया वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहाँ की गवर्नर को भेजा। एक तो गवर्नर ने इतने लंबे टाइम के बाद में इस पर कुछ अपना आंसर दिया। दूसरा अगर हम देखें तो गवर्नर के साथ में अभी प्रेजेंट टाइम में भी इशू है, क्योंकि गवर्नर ने रिव्यू करने के लिए इस बिल को भेज दिया है। अब जो कल 8 फरवरी को जो तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्होंने भी इसको दोबारा से रीअडोप्ट किया है और बिल को दोबारा से गवर्नर के पास भेजेंगे। अब सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशनली वो बाइंडिंग है कि अगर दोबारा बिल उनके पास आता है गवर्नर के पास तो उनको उसके ऊपर अपना अप्रूवल देना ही होगा। तो यहाँ पर उनको अपना अप्रूवल देना है या फिर वो प्रेसिडेंट के पास में भी इसको भेज सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर ये इशू चल रहा है। गवर्नर और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके टाइम में, उनके बीच में प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा इश्यू देखने को मिल रहे हैं और इसी के लिए आज के एक्सप्लेन पेज पर भी डिस्कशन कर रखा है। यहाँ पर इस आर्टिकल में इशू कर रखा है, ये राइट डाउन कर रखा है कि जो भी गवर्नर है उनको रूल बुक, कॉन्स्टिट्यूशन की जो रूल बुक है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जिसके बेसिस पर ये स्टेट गवर्नमेंट और जो गवर्नर उसके बीच में जो क्लैश है वो ज़्यादा देखने को ना मिले। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो क्लासरूम, आप सभी को पता है कर्नाटका एक मेजर इशू प्रेजेंट टाइम में चल रहा है हिजाब इशू लेकर के। तो इसको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए जो काम किया जा रहा है कि आर्टिकल 25 तो बोलता है कि भाई जो आपका रिलीजन है उसको आपको फॉलो करने की पावर है, आपके पास में वो है कि आप फॉलो कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे अपने रिजल्ट में ऑर्डर में पास किया है कि रिलीजन की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करने की पावर होती है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर अदर तरीके के इश्यूज़ देखें उनके बेसिस पर ये बोला जा रहा है कि यूनिफॉर्म कोड जो है उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कुछ एक डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है यहाँ की गर्ल्स को लेकर के, जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं उनको लेकर के ये बोला जा रहा है कि क्लासरूम को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनके रिलीजन की जो इनहेरेंट कस्टम्स हैं उनको फॉलो करने दीजिए, लेकिन क्लासरूम को आपको सिर्फ और सिर्फ हिजाब के बेसिस पर आप क्लासरूम को डिवाइड मत कीजिए। नहीं तो इसकी वजह से जो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा उसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो मिस्टर एस जयशंकर जो ऑस्ट्रेलिया की विजिट पर जा रहे हैं तो उन्हीं को लेकर के यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना सिर्फ क्वेड ग्रुप को लेकर के डिस्कशन होगा बल्कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशंस हैं उनको लेकर के भी यहाँ पर डिस्कशन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में भी डिस्कशन होगा ताकि इंडो पैसिफिक वाले एरिया के ऊपर हम अपने इंडिपेंडेंट लेवल पर भी उसको एक तरीके से काउंटर कर सकें या अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, वर्ल्ड पीस पर यहाँ पर भी जो ज़्यादा आर्टिकल है वो क्वेड को लेकर के है। चाइना जो है वो भी इस तरीके का उन्होंने बोला है कि चाइना ने कि ये जो ग्रुप है क्वेड ग्रुप जो है इसमें यूएस अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना चाहता है, अपनी जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो करवाना चाहता है अदर कंट्रीज़ के साथ में। यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है हमारी गवर्नर की पावर को लेकर के, जो फ्रिक्शन स्टेट्स के साथ में देखने को मिल रहे हैं और बार बार इस तरीके के फ्रिक्शन क्यों देखने को मिलते हैं। अभी लास्ट वीक हमने ये देखा कि वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने वहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर के ऊपर बैन कर दिया। उन्होंने ये बताया कि जो जगदीप धनखड़ है वो अनएथिकल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क्स कर रहे हैं वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ में। धनखड़ ने भी इसका एक तरीके से रिस्पॉन्ड देने की कोशिश की कि एक तरीके से आपने जो एसेंस एंड एस्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है
जो इस तरीके के मैंने जो ट्वीट किए हैं वो इस सिर्फ डेमोक्रेसी के ऊपर फोकस थे, लेकिन सीएम ने वापस में बोला कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग होने चाहिए, सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए आपके ट्वीट नहीं होने चाहिए। इससे पहले हमने तमिलनाडु गवर्नमेंट में भी इशू को देखा। वहाँ के गवर्नर RN रवि ने रिपब्लिक डे स्पीच में जो नीट एग्जाम के जो बेनिफिट्स हैं उनको आर्टिकुलेट किया। नीट एग्जाम को लेकर के उसको रिप्लेस करके जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है वो चाहती है कि नीट को हम रिप्लेस करें और यहाँ पर +2 वाली जो परसेंटेज है उसी के बेसिस पर मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का एंट्रेंस हो। अब यहाँ पर इस तरीके के इशू, ऐसा नहीं है कि इन 2 स्टेट्स में, अदर स्टेट्स में भी इशू देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है इसी गवर्नमेंट के टाइम में इशू मिल रहे हैं, पहले भी जब से इंडिया ने इंडिपेंडेंस गेन की है तब से रेगुलर गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्लैश रेगुलर देखने को मिलता है। ये इस गवर्नर स्टेट रिलेशन की अगर हम बात करें तो उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है। एक तरीके से जो एज एन पॉलिटिकल हेड हु मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है उसके बेसिस पर वो वर्क करते हैं। गवर्नर जो है उनके पास में कुछ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जैसे कि किसी भी बिल, कोई भी बिल आया उसको अपनी सहमति देना या उसको होल्ड करना, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो बिल आया है उसके ऊपर अपनी सहमति दे देना या फिर उसको होल्ड कर लेना। इसके अलावा जो भी पार्टी है उसके पास में मेजोरिटी सिद्ध करने की जो पावर होती है कि उसको अपनी मेजोरिटी पावर करनी है, उसको एक टाइम बाउंड जो डिसाइड करना, ये कुछ पावर होती है गवर्नर के पास में। ओके, इसके अलावा जब इलेक्शन के बाद में हंग वर्डिक्ट आए तो उसके बाद में जनरली जो पहली मीटिंग बुलाई जाती है कि किस पार्टी को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी है, किसको गवर्नमेंट के लिए बुलाना है, बुलावा भेजना है, ये पावर होती है कुछ गवर्नर के पास में। कोई भी प्रोविजन नहीं है कि गवर्नर और स्टेट जो है वो किस तरीके से, किस मैनर से अपने आप को इंगेज करेंगे पब्लिकली। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है कोई उनके ओपिनियन में तो किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, इसको लेकर के कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों को क्या करना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट और गवर्नर को उनकी जो भी बाउंड्रीज़ हैं उनकी रेस्पेक्ट करके एक दूसरे की जो भी ट्रेडिशनली जो डिफरेंसेज हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम फ्रिक्शन पॉइंट्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन 2 स्टेट्स में इशू है। 2018 में जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर है सत्यपाल मलिक, उन्होंने वहाँ की असेंबली को डिसोल्व कर दिया और बहुत सारी पार्टी जो थी वो साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसको बाइफरकेट कर दिया। नवंबर 2019 में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जो है उन्होंने बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस को बुला लिया कि आप सीएम के रूप में ओथ ले लो और यहाँ पर गवर्नमेंट बनाओ। ये जो गवर्नमेंट है वो लास्ट 80 आवर्स के लिए रही। 6 मंथ्स बाद में कोश्यारी ने रिफ्यूज़ किया नॉमिनेट सीएम उद्धव ठाकरे को, जब उन्होंने बोला कि हम सीएम बनने के लिए तैयार हैं, हमारी पार्टी है लेजिस्लेटिव काउंसिल से उसने खुद को अपने आप को प्रेजेंट किया तो उनको रिफ्यूज़ किया गया। बाद में सीएम ठाकरे जो हैं उनको पीएम से मिलना पड़ा और इस इश्यू को सॉल्व करवाने का अर्ज करना पड़ा। वेस्ट बंगाल में धनकर जो हैं उन्होंने भी लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिकल वायलेंस को लेकर के कुछ कमेंट किए हैं अभी हाल फिलहाल में। रवि जो अपने प्रीवियस टाइम में नागालैंड के गवर्नर थे, उस टाइम उन्होंने वहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का इंटरफेरेंस है उसमें दखलंदाजी देने की कोशिश की थी। 2020 में केरला गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जो है उनके सामने एक रिक्वेस्ट की गई थी कि असेंबली का एक स्पेशल सेशन बुलाना है जिसमें एक स्पेशल सिटिंग करवानी है जिसमें 3 सेंटर फार्म लॉज को लेकर के डिबेट होनी चाहिए, तो उसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, टर्न डाउन कर दिया था इस रिक्वेस्ट को। 2018 में कर्नाटका में पोल होते हैं। गवर्नर वजुभाई वाला जो है वो बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने के लिए बोलते हैं। BS येदियुरप्पा जो है उनको 15 डेज़ का टाइम देते हैं मेजोरिटी सिद्ध करने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कांग्रेस की 15 डेज़ का टाइम ज़्यादा दिया है तो फिर 3 दिन का उनको टाइम दिया जाता है। अब ये फ्रिक्शन प्रेजेंट टाइम में है, पहले भी थे पहले भी थे। यहाँ पे पूरा शो कर रखा है कि 1959 से केरला में EMS नंबूरीपाड जो गवर्नमेंट है उसको डिसमिस किया गया था गवर्नर की एक रिपोर्ट के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में भी इसी तरीके की डिसमिशन देखने को मिले। 63 टाइम्स इंडिया में प्रेसिडेंट रूल देखने को मिला 1971 से 1990s के बाद में, 1990s के बीच में। यहाँ पर हरियाणा की गवर्नमेंट वीरेंद्र सिंह गवर्नमेंट जो है, वीरेंद्र पाटिल गवर्नमेंट कर्नाटका, M करुणानिधि गवर्नमेंट तमिलनाडु, BS शेखावत गवर्नमेंट राजस्थान एंड SAD गवर्नमेंट इन पंजाब, जनता
पार्टी गवर्नमेंट यूपी, उड़ीसा, गुजरात, बिहार 1980, एनटी रामाराव गवर्नमेंट आंध्रा, कल्याण सिंह गवर्नमेंट यूपी, ये जो है यहाँ पर जब जब इनकी ये गवर्नमेंट आई, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके बीच में इस तरीके के इशू देखने को मिले। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेजर सीधा सा कारण ये बताया जाता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं रखी गई, कोई प्रोविज़न नहीं रखे गए इस तरीके के इशू को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1968 और सरकारिया कमीशन 1988, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो भी हमारे गवर्नर हैं उनका सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, एक पैनल के थ्रू होना चाहिए। इसके अलावा अदर रिकमेंडेशन में ये बोला कि भाई असेंबली गवर्नर की क्या पावर है, इम्पीच कैसे किया जाता है गवर्नर को, ये असेंबली के पास में पावर होनी चाहिए, ताकि जो गवर्नर है वो एक तरीके से सामंजस्य बिठाने का काम करे, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का काम करे। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, गवर्नर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इस बार। अगर आप यूपीएससी फोकस्ड कर रहे हैं तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गवर्नर की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेजरली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि गवर्नर जो है वो मोर इन्फ्लुएंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। कारण ये है कि उनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, उनके द्वारा एक तरीके से मतलब उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो उनका जो कैरियर है वो ख़त्म हो सकता है, कुछ और भी इशू रेज हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पर स्टेट और गवर्नर के बीच के जो रिलेशन है वो काफ़ी गड़बड़ाए हुए हैं प्रेजेंट टाइम में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी पेज पर। यहाँ पर आर्टिकल है ड्रोन को लेकर के। ड्रोन इंपोर्ट को बैन कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, सिर्फ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसको रेगुलर रखा है। कारण ये बताया है कि इंडिया चाहता है अपने आप को डेवलप करना, जो भी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, इंडिया को अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, ताकि जो आत्मनिर्भर हमारा जो सेल्फ रिलायंट इनिशिएटिव है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट कर सकें। तो ये आज का हमारा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।